जय हिंद डियर स्टूडेंट। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम देखेंगे, आज का यही टॉपिक है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या देखते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई प्लस चार्ज है और हमारे पास कोई एक माइनस चार्ज है, तो हम इतना जानते हैं कि चाहे वो प्लस चार्ज हो, चाहे माइनस चार्ज हो, चाहे वो प्लस प्लस चार्ज हो, चाहे वो माइनस माइनस चार्ज हो, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल हैं। हम मतलब आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास हो सकता है, मतलब ये कि सिंगल चार्ज पॉसिबल है। और अगर पॉजिटिव चार्ज से हम देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर अगर देखें इस नेगेटिव चार्ज में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इनवर्ड जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं। इसीलिए हम इस वाले चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को डाइवर्जेंस चार्ज बोलते हैं और इसको कन्वर्जेंस चार्ज बोलते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल हैं, इतना तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या हैं, पॉसिबल हैं, पॉसिबल हैं। आइसोलेटेड मतलब सिंगल चार्ज पॉसिबल है। लेकिन आइसोलेटेड अगर मैग्नेटिक पोल की बात करें, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। अब आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल का मतलब क्या हो गया, मोनोपोल। इसी को मोनोपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को मोनोपोल्स। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब जैसे आप सिंगल चार्ज प्लस या माइनस पाते हो ना, वैसे उसी तरीके से एक सिंगल चार्ज यानी कि किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल या साउथ पोल आप अकेले नहीं पाओगे, अकेले नहीं पाओगे। मतलब मेरे ये कहने का है कि आपको अगर मैं एक मैग्नेट दे दूं, ऐसे एक मैग्नेट दे दूं और कहूं कि इसको तोड़ दो, बीच से ऐसे तोड़ दो, तो आपने तोड़ दिया, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये इधर से ऐसे फिर से क्या बन गया, एक पोल यहाँ नॉर्थ बन गया और एक पोल साउथ बन गया। फिर से आपने बीच से ब्रेक कर दिया, तो फिर से आपने ब्रेक कर दिया ये ऐसे, फिर से एक नॉर्थ और एक साउथ। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैग्नेट को आप चाहे जितनी बारीकी से तोड़ते चले जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल को कभी अलग नहीं कर सकते हो। यही मैंने लिखा कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, कभी कर नहीं सकते हो। यानी कि ये, इसके लिए मैं एक और लाइन लिखूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी समझने के लिए होगा, यानी कि बट ऑलवेज अकर इन पेयर। ये हमेशा कैसे अकर होंगे, पेयर में होंगे। ऑफ और या भी कैसे होंगे, ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल होंगे। इक्वल एंड अपोजिट पोल, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ये पोल कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एकदम अपोजिट पोल होंगे। ये याद रखना। और याद रखना ये भी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या हम कह सकते हैं ये इसके लिए, इसके रेफरेंस में, मोनोपोल के रेफरेंस में अगर मैं एक फार्मूला लिखूं, तो ये फार्मूला हमारा क्लोज्ड सरफेस के लिए है, मैग्नेटिक फ्लक्स का किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए है। तो B डॉट DS इज इक्वल टू 0। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब फ्लक्स का फार्मूला लिखते थे तो फाई E इज इक्वल टू, आप लिखते थे क्लोज्ड सरफेस और E डॉट DS ये लिखते थे, और इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिखते थे, नॉट इक्वल टू 0, जो 0 आता ही नहीं था। लेकिन वहाँ पर मोनोपोल प्रेजेंट थे, मोनोपोल हो सकते थे इलेक्ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन मैग्नेट वाले कॉन्सेप्ट में सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर B डॉट DS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात क्या बतानी चाह रही है, ये बात हमको ये बताना चाह रहा है कि इट शोज दैट, क्या दिखाना चाह रहा है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पासिंग थ्रू द एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस S इज ऑलवेज 0। ठीक है, ऑलवेज 0 हो गया। ठीक है, ये हमेशा होगा, याद रखना कि जब हमारा मैग्नेट मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं करता है, यानी डायपोल एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है,
तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ये याद रखना आप अपने जहन में, ये बात रखना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये इक्वेशन लिखूँ, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। और इसे इक्वेशन 1, और अगर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखूँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है, थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई सरफेस है, मान लो कि उसका क्लोज्ड सरफेस है और आपने डाइवर्जेंस यानी डॉट प्रोडक्ट किया है इस तरीके से, तो उसे डाइवर्जेंस लगा लो और बी लिख लो और डी वी लिख लो और उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, यानी कि सरफेस को किस में कन्वर्ट कर लो, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कंपेयर करके कैलकुलेट कर लेंगे ये चीज़। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो। तो ये जो हमारा वी डी एस है ना, इसको इस टर्म में हम कन्वर्ट करने चल रहे हैं। कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ से देखो डी एस है, वी है, इसको इस टर्म में हम लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। याद रखना डाइवर्जेंस ऑफ बी इज 0, बट डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 नहीं होता है, ये बात भी आप याद ही रखना, ठीक है। तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया है। मैं ये बात मेंशन ही कर देता हूँ, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बी है क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये होता है। और याद रखना ये रो क्या है, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या होता है ये, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, याद रखना। और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा आया ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये बता सकते हो आप, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता देता हूँ। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता ही देता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि इसको आगे पढ़ भी लोगे, लेकिन यहीं कर देता हूँ मैं। सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, पेन बदल लेते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइवर्जेंस ऑफ बी का देखते हैं क्या होता है। तो पहला अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखें तो होता है कि देयर आर नो मैग्नेटिक चार्ज, इसका यही मतलब होता है कि देयर आर नो मैग्नेटिक चार्ज। मतलब क्या है मैग्नेटिक चार्ज का, मतलब क्या है मैग्नेटिक चार्ज, यानी कि दैट इज, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स होता है, डिपेंडेंट ऑफ मोनोपोल होता है, मोनोपोल, या ऐसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मोनोपोल, या कह सकते हैं मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख दो आप इसको, बहुत बड़ा सेंटेंस मत बनाओ, एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। तो देयर आर नो मैग्नेटिक चार्ज, मतलब जैसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैग्नेटिक चार्ज आइसोलेटेड पॉसिबल है कि उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। जैसे देखो ये एक इसका एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, माइनस चार्ज एंडिंग पॉइंट है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसके पास एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जैसा है, उस तरीके से इसके मोनोपोल्स के पास नहीं है। मतलब मैग्नेट को आप चाहे जितना ब्रेक करोगे, नॉर्थ और साउथ पोल इसके बनते ही चले जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल बनते ही चले जाएंगे, यानी कि किसी भी पोल को मैग्नेट से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ये इसकी मीनिंग है, इंडिपेंडेंट ऑफ मोनोपोल, मोनोपोल होते ही नहीं है इसके पास। जब भी होगा तो नॉर्थ और साउथ डाइपोल होंगे, दो पोल होंगे। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो सेकंड पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ना तो मैं यही जो बात यहाँ समझाया हूँ वही लिख भी देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नाइदर
नाइदर हैव एंडिंग, ना तो एंडिंग और नॉर बिगिनिंग, ना तो ये क्या होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग की BEGINING, बिगिनिंग ये होगा बिगिनिंग, दैट इज हम ऐसा कह सकते हैं कि दे आर कॉन्टिन्यूअस, अरे भाई NUOS, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो इंड हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड देख लो नॉर्थ और साउथ, यहाँ से ऐसे क्लोज लूप में होता है, ऐसे क्लोज लूप में होता है, ऐसे चलता है और ऐसे होते हुए अंदर से होते हुए ऐसे आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज्ड लूप बनाता है, क्या बनाता है ये क्लोज्ड लूप बनाता है। और चार्ज क्या करता है एक ओपन लूप बनाता है, स्टार्ट होता है प्लस से और एंड हो जाता है किहाँ पर माइनस पर, एंड हो जाता है माइनस पर। तो ना तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ना तो देख लो अगर आपको ऐसे दिखा दूँ कि एक इस करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके चारों ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सर्कुलर लूप में है तो क्या कभी एंडिंग और स्टार्टिंग बता सकते हो आप, कभी नहीं बता सकते हो। लेकिन चार्ज में आपको पता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, और माइनस चार्ज में आके एंड हो गया, ये एंडिंग पॉइंट है, इसमें बता सकते हो लेकिन इसमें नहीं बता सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है थर्ड प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस entering एनी क्लोज्ड लूप बोल दें या सरफेस बोल दें, क्लोज्ड सरफेस ज़्यादा ठीक मुझे लगता है, आर इक्वल टू दैट द लाइंस दैट ऑफ लाइंस कर लो इसको, दैट ऑफ लाइंस ऐसे कर लो आप, ठीक है। कमिंग आउट, तो इसको एग्जांपल से हमको समझाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पर इधर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या एक मैग्नेट ही मान लो सरफेस नहीं मान पा रहे हो तो आप मैग्नेट ही मान लो, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, तो मान लो नॉर्थ पोल पर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं, तो नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल है भाई तभी तो इंटर करेंगे। तो ये मान लो कि ये इसका क्या है नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से 4 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे निकलेंगे भी। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी मैग्नेट से इधर से 10 लाइन इंटर करें या 3 लाइन इंटर करें, इधर से केवल 1 लाइन निकले, या इधर से 3 इंटर कर रहे हैं इधर से 5 लाइन निकल जाए, ऐसे 5 लाइन निकल जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगे उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इधर से निकलेंगे तो इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट भी सेम होता है, मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी क्या होता है सेम होता है, और आइसोलेटेड पोल स्ट्रेंथ पोल भी नहीं होता है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर जितने कर रहे हैं वो क्लोज्ड सरफेस से, अगर मान लो ये क्लोज्ड सरफेस है कोई, तो ठीक उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे निकलेंगी भी बाहर। तो ये हमारा यही एक्सप्लेन करता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये भी है। नेक्स्ट क्या है, तो फोर्थ पॉइंट है ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड लोकेशन ऑफ द क्लोज्ड चार्ज। देखो इस बात को कैसे समझते हैं, मान लो कि ये मेरे पास कोई एक सरफेस है और ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस है। तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज सरफेस से इतना एक सरफेस ले लूँ और जो कि मेरा S1 है, तो हम देखेंगे कि इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो φ1 होगा। लेकिन हमने क्या किया थोड़ा सा अब सरफेस एरिया ऐसे बढ़ा लिया, सरफेस एरिया क्या कर लिया ऐसे बढ़ा लिया, अब सरफेस का एरिया S2 हो गया। अब फ्लक्स क्या हो गया,
तो आपने देखा था कि आइसोलेटेड चार्ज पाए जाते थे, तो जितना इनक्लोज्ड चार्ज था उतना फ्लक्स φ1। अब हमने चार्ज बढ़ा दिया तो अब φ2 भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो φ2 φ1 से क्या हुआ, बढ़ गया। सरफेस एरिया क्या बढ़ाया है कि पूरा का पूरा हमारा क्या बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया। दूसरा सरफेस एरिया ले लो आप, दूसरा सरफेस एरिया लोगे तो और फ्लक्स बढ़ जाएगा, यानी कि φ3 क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। जितना इनक्लोज्ड चार्ज बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में क्या होगा, यानी कि अगर मैंने कोई एक ऐसे वायर लिया है और इससे करंट ऐसे जा रही है, तो हमने एक कोई सरफेस ले लिया, मान लो कोई एक सरफेस ले लिया ऐसे इससे, तो इससे इनक्लोज्ड जो फ्लक्स होगा फाई वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, पूरे इस सरफेस से क्लोज्ड फ्लक्स फाई भी जीरो हो गया। इसमें एक और वायर लेकर चले आए इस क्लोज्ड सरफेस में, अब भी फ्लक्स जीरो है। एक और वायर लेकर चले आए, अब भी फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस जीरो है। और इस वायर को हटा के यहाँ बना दिया, तो लोकेशन चेंज कर दिया। देखो यहाँ पर लोकेशन चेंज कर दिया, तो अब भी फ्लक्स हमारा क्या है, जीरो है। अब भी फ्लक्स जीरो है। इस वायर का लोकेशन चेंज करके यहाँ कर दिया, अब भी फ्लक्स जीरो है। तो चाहे वायर का या क्लोज्ड सरफेस का लोकेशन आप बदलें, चाहे उसकी साइज़ बढ़ाएं, चाहे साइज़ घटाएं, कुछ भी करें, अगर आप मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है तो यही पाएंगे बार बार कि उनका जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस एरिया है वो जीरो ही मिलने वाला है हमेशा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारा एक्सटेंशन केवल आपको यहीं तक पढ़ाना था कि आप ये वैल्यू जान जाओ कि डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो होता है और डाइवर्जेंस ऑफ ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था है। लेकिन बस दिमाग में आया कि लॉ ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता ही देते हैं, आपको थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाएगा, तो हमने बता दिया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, उसमें जानेंगे लॉरेंज फोर्स क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।